जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम कर रहे हैं यूपीपीएससी के पीवाईक्यू की सीरीज़ को, जिसमें हम 2013 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चंस को कर रहे हैं इन डिटेल। और हमारा जो आज का सब्जेक्ट है दिस इज़ द मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर दिस इज़ द पार्ट 3। इस पूरे पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हम 4 पार्ट्स में कवर कर रहे हैं। सो दिस इज़ द थर्ड पार्ट, और जिसके अंदर हम कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयरली इन एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर एक सेकंड, ये क्या आ गया, एक सेकंड। सो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो दिस इज रिलेटेड टू इन विच ऑफ द फॉलोइंग जातीय सरकार। सो जातीय सरकार जो है ये आपको कहाँ देखने को मिलती है? ठीक है, जातीय सरकार फॉर्म्ड इन द मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंदर मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ये बनती है किस साल में? ठीक है, तो ये बनती है 1942 में। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब देखिए, जब हम बात करते हैं यहाँ पर तो जातीय सरकार ये 17 दिसंबर 1942 को बनती है। ये एक इंडिपेंडेंट पैरेलल गवर्नमेंट होती है। ठीक है, दिस इज एन इंडिपेंडेंट पैरेलल गवर्नमेंट। पैरेलल गवर्नमेंट है ये, 11 नहीं, दिस इज अ पैरेलल। पैरेलल के लिए सिंबल हम यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, 2 डंडे ऊपर नीचे। ठीक है, इन द वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंदर जो सरकार चल रही थी उसकी पैरेलल ही ये बनाई जाती है। ठीक है, और ये बनती है ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। अब देखिए, इसी टाइम पर क्विट इंडिया मूवमेंट भी आपका चल रहा था। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर ही ये चल रही है आपकी। ठीक है, और क्विट इंडिया मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा, ये मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा ये शुरू की जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और इस बेसिकली जो जातीय सरकार है इसके तहत कई सारे जो पुलिस स्टेशंस, कोर्ट्स, ये सारे क्या है इस्टेब्लिश किए गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायल अट्रैक्ट वर्ल्ड वाइड पब्लिसिटी एंड ड्रू सिंपैथिक कमेंट फ्रॉम अल्बर्ट आइंस्टाइन, H.G. Wells and Harold Lasky and Roosevelt in the favor of convict। ये कौन सा केस था? बेसिकली दिस केस इज रिलेटेड विद द मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। ओके, दिस केस इज रिलेटेड विद द मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। अब देखिए, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस जो है यहाँ पर क्या होता है, 1929 के अंदर, 1929 के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, 31 लोगों को या 31 लेबर्स को क्या करती है, लेबर लीडर को, नॉट लेबर, दैट इज लेबर लीडर को, 31 लेबर लीडर्स को यहाँ पर अरेस्ट करती है। और अरेस्ट करने के साथ लगभग साढ़े तीन साल यहाँ पर एक ट्रायल चलता है। ठीक है, जिसमें कुछ लोग होते हैं, जैसे एक व्यक्ति हैं यहाँ पर मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे एंड फिलिप सपाट नाम के व्यक्ति थे, बेन बार्डले, शौकत उस्मानी और कुछ ऐसे लोग, इन सब के खिलाफ यहाँ पर ट्रायल चलता है। ठीक है, और जिसको बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिलती है इन सभी टर्म या इन सभी लोगों के बिहाफ पर। ठीक है, और ये चीज़ होती है मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस के रिलेटेड। ठीक है, 1929 में। तो मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस अगर जो पूछा जाए कभी, देखिए यूपी में जो थोड़ा सा ट्रेंड चल रहा है आजकल डेट्स को लेकर, तो मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस 1929 रहता है। INA ट्रायल केस जो है ये आपका चलता है INA का, दैट इज़ इन नवंबर 1940 आई थिंक 45 से था, नवंबर 1945 टू मई 1946 के बीच में। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जो है ये आपका 1915 का है। और एक और आता है आपका अलीपुर बॉम्ब केस जो था, दिस इज रिलेटेड विद द 1908 से संबंधित है। तो ये डाटा आपको जरूर ध्यान रखना है, रिवाइज करते रहे इन चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who remarked about the East India Company? The company is an anomaly but is a part of system where everything is anomaly। मतलब कंपनी एक विसंगति है
लेकिन यह एक ऐसी प्रणाली का हिस्सा है जहां सब कुछ विसंगति है। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में किसने कहा था? ठीक है, ये कहा था जीबी मकौले ने। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, जीबी मकौले। अब जीबी मकौले ये वही व्यक्ति हैं जो फर्स्ट लॉ मेंबर बनते हैं, लॉ मेंबर बनते हैं कहाँ पर? गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर। ठीक है, किसके बाद? आफ्टर एक चार्टर्ड आता है, चार्टर्ड एक्ट, सी लिख देता हूँ उसे मैं, चार्टर्ड एक्ट 1833 में। ठीक है, इसके बाद जो है ये फर्स्ट लॉ मेंबर बनते हैं यहाँ पर। ठीक, और इन्होंने इंग्लिश को यहाँ पर भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश किया, मतलब उसको सपोर्ट किया। और इन्होंने एक एजुकेशन पॉलिसी लाए थे 1835 के अंदर, लॉर्ड मकौले। ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी। और इन्होंने एक पब्लिशन मतलब एक बेसिकली पब्लिश किए थी, और उस पब्लिश का नाम था दैट इज मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन। ये पब्लिकेशन जो है वो इनके द्वारा ही किया गया है। ठीक है, और इंग्लिश एजुकेशन एक्ट जो है वो विलियम बेंटिक के द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1835 में पास किया गया था। यहाँ पर अगर जो हम बात करें रॉबर्ट क्लाइव की, तो रॉबर्ट क्लाइव की जब हम बात करते हैं तो इनके साथ दो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक है इलाहाबाद की ट्रीटी, इलाहाबाद में इलाहाबाद के अंदर अगस्त 1765 के अंदर। ठीक है, जहाँ पर नवाब ऑफ अवध था, नवाब ऑफ अवध। ठीक है, ये देखने को मिलती है, और साथ में मुगल्स थे यहाँ पर, और दूसरा था यहाँ पर इनका मुगल्स के साथ में जहाँ पर शाह आलम सेकंड। ठीक है, आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई के टाइम। तो मतलब यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव का नाम इन दो जगह आपको देखने को मिलेगा, नवाब ऑफ अवध के साथ में 1765 के अराउंड, और बैटल ऑफ बक्सर जब लड़ाई हुई थी तो उसके टाइम पर देखने को मिलता है इसका नाम। और वॉरेन हास्टिंग की जब हम बात करते हैं तो ये गवर्नर जनरल था भारत का, कब? तो 1773 से लेके 85 के बीच में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो देखिए यहाँ पर सन्यासी रिवोल्ट जो है ये इनकरेक्ट है आपका। सन्यासी रिवोल्ट 1894 ये गलत है आपका, ये नॉट करेक्टली मैच्ड है। अब देख लेते हैं पहले तो हम सबको बारे में। देखिए पनवा रिवोल्ट जो है वो 1873 में होता है। ठीक है, और इसको लीड करने वाले जो व्यक्ति थे वो शाहचंद्र रॉय, नॉट सेम, दैट इज शाहचंद्र रॉय, और शंभू पाल, और एक और नाम था उनका दैट इज खोदी मुल्लाह। ठीक है, तो ये लोग थे, और इनको सपोर्ट था बेसिकली इनका पीसी चटर्जी का और आरसी दत्त, इन लोगों का यहाँ पर सपोर्ट था। बट जो मेन लीड कर रहे थे इस पनबा रिवोल्ट के अंदर वो ये लोग थे। और पनबा बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि नाउ अडेज दिस इज डिस्ट्रिक्ट इन बांग्लादेश, नाउ अडेज दिस इज अ बांग्लादेश के अंदर ये एरिया पड़ता है। ठीक है, आज की तारीख में। ठीक, दूसरा है डेक्कन किसान रिवॉल्ट, ये 1875 में होता है, बिल्कुल करेक्ट है। और ये मराठा पिजेंट्स जो मतलब किसान थे, और एक विलेज था जिसका नाम था खरदेह विलेज, जो पूना महाराष्ट्र के आसपास का एरिया है, वहाँ पर ये देखने को मिलता है, जहाँ पर गुजराती और मारवाड़ी जो मनी लैंडर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा किसानों को दबाते थे, उसके अगेंस्ट ये बेसिकली रिवॉल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, और सन्यासी रिवॉल्ट जो ये लिखा हुआ है 1894 ये गलत है, जो मैंने अभी आपको बताया। ये कब होता है? ये होता है आपका दैट इज़ इन 763 टू 1800 के बीच में। ये लगभग ये कह लीजिए कि अप्रॉक्सीमेट 37 ईयर्स तक लगभग ये रिवॉल्ट चलता है इन बिटवीन अलग अलग एरियाज़ में। बिहार और बंगाल के एरियाज़ में यहाँ पर देखने को मिलेगा। मंजू शाह और मूसा शाह यहाँ पर इंपॉर्टेंट पर्सनस हैं जो इस रिवॉल्ट से रिलेटेड है। खोल अपराइजिंग जो है या खोल विद्रोह ये 1832 में होता है, बिल्कुल करेक्ट है। ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? दैट इज़ इन छोटा नागपुर का जो रीजन है वहाँ पर देखने को मिलेगा, और इसको लीड करते हैं
बुद्धो भगत, ठीक है, बुद्धो भगत इसको लीड करते हैं कब, 1831 और 32 के दौरान, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हमें चाहिए था वो मिल गया हमें, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्मर्स, सोशल रिफॉर्मर स्ट्रांगली अपोज द ज्यूरी एक्ट ऑफ 1826। जो ज्यूरी एक्ट है 1826 का, इसको अपोज करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय एक सोशल रिफॉर्मर थे जो कि बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते थे, वेस्ट बंगाल से, और स्पेशली मैं बात करूँ तो हुगली जो एरिया है बेसिकली वहाँ से ये थे। और इन्होंने कई सारे प्रोटेस्ट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किए हैं, और जिनमें से एक फेमस ज्यूरी एक्ट जो 1827 का था, 1826-27 में उसी टाइम पर आया था, तो उसके खिलाफ भी इन्होंने विद्रोह किया था 1827 में। बेसिकली पास हुआ था 26 में, 27 में इन्होंने विद्रोह किया था इसके बारे में। और इस एक्ट के अनुसार, जो ज्यूरी एक्ट है, इस अनुसार क्या था एक्चुअली, थी बात ये कि जो क्रिश्चियंस हैं, ठीक है, इस एक्ट के अनुसार जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं, ठीक है, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग, उनका ये राइट है कि अगर जो वो किसी केस, मतलब उन पर कोई केस होता है, ठीक है, कोई क्रिश्चियन है उस पर केस होता है, तो उस क्रिश्चियन व्यक्ति का जो केस सुनेगा जो जज, वो क्रिश्चियन ही होगा, ठीक है। और उसी तरफ, दूसरी तरफ, मतलब जो बाकी हिंदूज वगैरह के थे लोग, मतलब जो अदर कास्ट के धर्म के लोग थे, उनके लिए भी ज्यूरिस्ट वो थे। तो मतलब यहाँ पर एक पार्शियलिटी देखने को मिल रही थी, ठीक है। तो इस चीज़ का विरोध बेसिकली यहाँ पर किया गया था, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। और राजा राम मोहन रॉय की जब हम बात करते हैं तो इनके साथ बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एक तो इन्होंने सती प्रथा को ख़त्म करने की बात कही, ठीक है, विडो रीमैरिज की बात यहाँ पर इन्होंने कही थी, और इन्होंने एक चीज़ पब्लिश करी थी जिसका नाम था तुहफत तुहफत उल मुवाहिद्दीन, ठीक है, दैट इज़, ये इनका एक पब्लिकेशन था जो कि इरिलेशनल रिलीजियस बिलीफ को या जो करप्शन है बेसिकली हिंदू धर्म के अंदर, उन सब के बारे में यहाँ पर उजागर किया गया था, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में जब हम बात करते हैं, ये ग्रेट स्कॉलर और रिफॉर्मर थे जो कि प्रिंसिपल बने थे एक संस्कृत कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल बनते हैं, ठीक है, दैट इज़ इन 1850 के अंदर, ठीक है। ये भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है, संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल कौन थे, तो दैट इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। और इन्होंने भी विडो रीमैरिज के लिए जो है कई सारे मूवमेंट्स जो है वो चलाए थे। महादेव गोविंद रानाडे, इनकी बात करें तो पूर्ण सार्वजनिक, सॉरी नॉट पूर्ण, दैट इज पूना सार्वजनिक सभा, पूर्ण सार्वजनिक सभा, ये जो है इन्होंने ऑर्गेनाइज की थी या फाउंड की थी बेसिकली 1867 के अंदर, ठीक है। और ये जो है सभा बेसिकली एक ब्रिज की तरह काम करता था, ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पीपल, लोगों के बीच में ब्रिज का काम करता था पूर्ण सार्वजनिक सभा, ठीक है। और राजनारायण बसु की बात करें तो ये इंडियन राइटर और इंटेलेक्चुअल थे बंगाली भाषा के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द डच इस्टेब्लिशेस देयर ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया। तो डच ने सबसे पहले, देखिए डच की जब हम बात करते हैं तो 1602 की बात करें तो 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी एक बनती है, ठीक है, कहाँ पर, नीदरलैंड के अंदर, नीदरलैंड के अंदर बनती है ये। अब यहाँ पर ये बनने के बाद इसको परमिशन मिलती है, जो डच गवर्नमेंट है, डच की गवर्नमेंट, उसको यहाँ पर एक परमिशन मिलती है कि वो ईस्ट इंडीज़, मतलब ईस्ट भारत में, भारत के अंदर बेसिकली व्यापार कर सकती है, ठीक। अब इसके तहत डच जो है अपनी सबसे पहली फैक्ट्री 1605 में, 1605 में कहाँ शुरू करते हैं, दैट इज़ इन मसूलीपट्टनम, ये रहा मसूलीपट्टनम, नहीं मसूलीपट्टनम, मछलीपट्टनम है दो, मछलीपट्टनम नहीं, दैट इज मसूलीपट्टनम, ठीक है, मसूलीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पर ये शुरू करते हैं अपनी पहली फैक्ट्री। उसके बाद धीरे धीरे ये अपनी फैक्ट्री जो है वो बेसिकली पुलिकित, सूरत, करिकल,
चिंसूरा और कासिम बाजार, पटना, बालासोर, नागपट्टनम और कोचीन, इन सभी जगह अपनी फैक्ट्रीज को फैलाते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपके बन रहे हैं, अहमदाबाद, पटना, भरूच, सूरत, ये सारे बन रहे हैं। दैट इज ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है। Among the following supported the Swaraj Party in Central Legislative Assembly in pre-independence India? किसने सपोर्ट किया था? ये सपोर्ट करने वाले व्यक्ति थे मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। अब देखिए, स्वराज पार्टी की जब हम बात करते हैं तो इसकी फॉर्मेशन होती है 1923 में। किसके द्वारा? सी आर दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ये दो लोग मिलकर इसकी स्थापना करते हैं स्वराज पार्टी की। ठीक है। अब स्वराज पार्टी के स्थापना के कुछ समय बाद यहाँ पर एक जैसे एक मूवमेंट होता है, जैसे नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है। बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के विरोध में बेसिकली यहाँ पर। ठीक है। तो ये चीज़ें रहती हैं। और यहाँ पर हम बात करें अगर जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की, तो ये भी एक इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट हैं और आईएनसी के नेता थे। और स्पेशली इनके बारे में अगर जो हम बात करें तो ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। तो ये इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट रहता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में हम जैसे जानते हैं कि ये आज़ाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है। आईएनसी के मेंबर थे। और यहाँ पर पंडित नेहरू की बात करें तो पंडित नेहरू जो है वो लाहौर के सेशन के अंदर जो कि 1929 में हुआ था, उसकी आईएनसी की अध्यक्षता करी थी इन्होंने। और इन्हीं टाइम पर इन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो एक कॉन्सेप्ट है वो निकला था कि भाई हमें अब पूर्ण स्वराज चाहिए। डोमिनियन स्टेटस वाला जो कॉन्सेप्ट था उसे हटा दिया गया था। तो ऑप्शन ए बनेगा उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इन विच ईयर गोपाल कृष्ण गोखले फाउंडेड सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी? गोपाल कृष्ण गोखले ने फाउंडेड सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 में करी थी। ठीक है। किसकी मदद से? देखिए, एक तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, इनके साथ साथ थे एमजी रानाडे की मदद से इन्होंने स्थापना करी थी। और इस सोसाइटी का जो एम था वो एम ये था कि एम क्या था इसका? एम ये था कि ट्रेन करना है, सोसाइटी को ट्रेन करना है नेशनल मिशनरीज के लिए। ठीक है। नेशनल मिशनरीज के लिए इनको क्या करना है? ट्रेन करना है फॉर सर्विस ऑफ द नेशन के लिए। ठीक है। तो ये था। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, अरेंज करना है इन रिवॉर्ड्स को बेसिकली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे। तो देखिए, सबसे पहले आपका यहाँ पर हम बात करें अगर जो देखो, सबसे पहले आप यहाँ लीजिए चंपारण सत्याग्रह को। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह कब होता है? अप्रैल 1917 के अंदर। ठीक है। अप्रैल 1917 के अंदर चंपारण सत्याग्रह होता है। और गांधी जी यहाँ पर एज अ वेपन की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, पार्टिसिपेट करते हैं बेसिकली सत्याग्रह के अंदर। और ठीक है, उसके बाद हम बात करें चंपारण के बाद आपका आता है दैट इज अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ये आपकी कब होती है? ये होती है मार्च के अंदर। नहीं, ये अप्रैल में होगी। हाँ, मार्च में थी, मार्च 1918 के अंदर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक मार्च 1918 में होती है। ये 21 दिन तक चलती है, 21 डेज चलने वाली एक स्ट्राइक थी जो कि वर्कर्स के द्वारा थी। जो कॉटन टेक्सटाइल मिल थी उसके अंदर जो वर्कर्स थे उनका ये स्ट्राइक था। ठीक है। और दिस इज़ अ सेकेंड मूवमेंट बेसिकली, ऐसा सेकेंड सत्याग्रह ऑफ द गांधी जी। चंपारण के बाद ये सेकेंड सत्याग्रह था इनका। ठीक है। इसके बाद आता है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह आपका मार्च में ही होता है, ये भी 1922 में। ठीक है। और ये खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात के अंदर, वहाँ पर होता है, जो कि अगेंस्ट था जरत टैक्स के अंदर।
जरत एक टैक्स लगाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसके अगेंस्ट ये देखने को मिलता है। इसमें गांधी जी स्पिरिचुअल हेड थे। देखो, अब गांधी जी यहाँ इन्वॉल्व तो थे बट एज अ स्पिरिचुअल हेड, ठीक है, मतलब उनके विचार थे, उनके गाइडलाइंस थी, बट प्रेजेंट वो नहीं थे। यहाँ पर जो मेन रोल था वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। अब देखिए, रॉलेट एक्ट की जब हम बात करते हैं तो ये आपका लास्ट में आता है, 1919 की घटना होती है, ठीक है, 1919 का वो होता है। उसके बाद ये रॉलेट एक्ट आपका देखने को मिलता है। रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट जो है महात्मा गांधी, ठीक है, जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड होता है उसके बाद ये इस पर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बनेगा, दैट इज 2431। ऑप्शन ए बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, सर थॉमस मुनरो वॉज गवर्नर ऑफ मद्रास ड्यूरिंग द ईयर। ये कब गवर्नर था भाई? ये 1820 से लेकर 1827 के बीच में गवर्नर था यहाँ पर, ठीक है। इसने एस्टैब्लिश किया था सिस्टम ऑफ रेवेन्यू असेसमेंट को, और मेंटेन, इसे बेसिकली कहा जाता है, मुनरो को बेसिकली एक नाम दिया जाता है फादर ऑफ रेवतवाड़ी सिस्टम, फादर ऑफ रेवतवाड़ी सिस्टम के नाम से इसे आई मीन ये टाइटल बेसिकली इसको होल्ड करता है ये, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, सॉरी, रूट ऑफ एंशियंट इंडिया वॉज रिटन बाय, रूट ऑफ एंशियंट इंडिया इज रिटन बाय द W.A. फेयर सर्विस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन का, ठीक है। ये एक इंडियन मतलब लाइफ, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो लाइफ स्टाइल है उसके बारे में इस बुक के अंदर लिखा गया है, जो कि प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड की बात करता है। खिलाफत मूवमेंट की बात करते हैं, लीडर कौन थे यहाँ पर? खिलाफत मूवमेंट के अंदर जो लीडर थे वो थे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है। अब खिलाफत मूवमेंट की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो 1919 से लेकर 1922 के बीच में ये मूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक। एक मेजॉरिटी सेक्शन जो इंडियन मुस्लिम्स का है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, और खिलाफत मूवमेंट कमेटी या ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, इसका गठन 1919 के शुरुआती दौर में होता है, जिसके द्वारा अली ब्रदर्स के द्वारा इसे शुरू किया जाता है, ठीक है। अली ब्रदर्स की जब हम बात करते हैं तो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली यहाँ पर आते हैं, साथ साथ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ये भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, और अजमल खान एक है व्यक्ति, अजमल खान, ये भी यहाँ पर पार्टिसिपेशन रहते हैं, और हसन नहीं, दैट इज़ हसन नहीं, हसरत मोहानी भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं इस पर्टिकुलर मूवमेंट में, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट जो है बेसिकली किस वजह से था और किसके लिए था, तो ये बात करूँ तो ये प्रोटेस्ट था, बेसिकली प्रोटेस्ट था अगेंस्ट द इशू ऑफ कैलिफ ऑफ टर्की की कैलिफ के अगेंस्ट यहाँ पर बेसिकली देखने को मिलता है। मतलब ये था कि मुस्लिम लीडर थे, जो स्पिरिचुअल लीडर थे मुस्लिम्स के, उनके खिलाफ ब्रिटिशर्स ने एक रूल निकाला था समथिंग, तो उसके खिलाफ यहाँ पर देखने को मिलता है, मतलब, ठीक है। तो कैलिफेट ऑफ टर्की के रीस्टैब्लिशमेंट को लेकर ये बेसिकली यहाँ पर मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। देवबंद मूवमेंट इन यूपी स्टार्टेड इन द ईयर, ये कब शुरू होता है? ये होता है 1866 में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, 1866, ठीक। किसके द्वारा शुरू किया जाता है? ये शुरू किया जाता है बाय द मोहम्मद कासिम, दैट इज नानोतवी और राशिद अहमद गंगोही एट दारुल और देवबंद, जो बेसिकली सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है, मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर, उन लोगों के द्वारा शुरू किया जाता है ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट वाज द नेम ऑफ द पार्टी फाउंड बाय द मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास इन 1923? दैट इज द स्वराज पार्टी, ठीक है, स्वराज पार्टी थी ये। और स्वराज पार्टी जो है ये शुरू की गई थी 1 जनवरी को, 1 जनवरी 1923 को, ठीक है। एंड इसके मेन ऑब्जेक्टिव थे कि जो डोमिनियन स्टेटस है
डोमिनियन स्टेटस, उसे जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लिया जाए। दूसरा था फुल ऑटोनॉमी चाहिए, किसकी? फुल प्रोविंशियल ऑटोनॉमी चाहिए, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हमें चाहिए, ठीक है। और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट वर्क यहाँ पर को मेजर करना था बेसिकली, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ एक पार्टी का नाम है गदर पार्टी, यहाँ पर एक गदर पार्टी नाम दिया हुआ है। ये 1913 में गठित होती है। कहाँ पर? फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को में ये बेसिकली इस्टेब्लिश होती है यूएसए के अंदर। और इसको इस्टेब्लिश करने वाले जो व्यक्ति थे उसका नाम था, वो लोग थे बेसिकली लाला हरदयाल और रास बिहारी बोस, रामचंद्र भगवान प्रसाद सिंह और करतार सिंह सरबना और दैट इज़ ये बरकतुल्लाह और भाई परमानंद। तो मतलब ये सारे लोग थे। तो इन लोगों के थोड़े से नाम आपको ध्यान रखने हैं, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ लॉर्ड डलहौजीज पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो ये सबसे पहला जो भुक्तभोगी था वो था सतारा, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब ये था कि हड़प नीति का सिद्धांत, इसका मतलब ये था कि भाई कोई भी राजा है, उसकी अगर जो कोई खुद की संतान नहीं है, ठीक है, तो वो पूरा राज्य ब्रिटिश एम्पायर के अधीन चला जाएगा, ठीक है। उसमें उस चीज़ को नहीं कंसिडर किया गया कि अगर जो किसी बच्चे को आप गोद ले लेते हो तो वो आपका पुत्र नहीं होगा, पुत्र या पुत्री नहीं होगा। पुत्र की थी बेसिकली यहाँ पर बात। तो अडॉप्टेड चाइल्ड को यहाँ पर अप्रूवल नहीं था, सिर्फ जो बच्चा पैदा हुआ है वही था। तो अगर जो नहीं है तो उस केस में वो जो एरिया है वो हड़प लिया जाएगा, ठीक है। तो इसके तहत सतारा जो है सबसे पहले नेक्स्ट हुआ था, कब्जा किया था 1848 के अंदर। इसके बाद आती है, देखो सतारा, सतारा तो हो गया, यहाँ मैं यहाँ से लिख देता हूँ सतारा, ये 1848। इसके बाद आता है जैतपुर का नंबर, जैतपुर। तो जैतपुर आपका, जैतपुर और संभलपुर, संभलपुर, तो ये दो एरियाज हैं, इन्हें कब्जा किया गया था 1849 में। आफ्टर दैट उदयपुर का नाम आता है, उदयपुर, ये आता है 1852 के अंदर। देन झांसी, दैट इज़ इन 1853। और इसके बाद नागपुर आता है, नागपुर, दैट इज़ इन 1854 के अंदर। और लास्ट में आता है अवध, अवध को किया था 1856 में। तो ये जो 6 प्लेसेस हैं बेसिकली, 6-7 प्लेसेस हैं, इनको अनेक्स किया गया था थ्रू द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति के तहत, ठीक है। तो ये नाम आपको सारे ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच ऑफ द फॉलोइंग है। देखिए सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए कार्नाटिक वॉर, तो कार्नाटिक वॉर में, फर्स्ट कार्नाटिक वॉर में ख़त्म होती है, एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ एक्सले शैपल, ठीक है। उसके तहत थर्ड कार्नाटिक वॉर जो है ये आपकी ख़त्म होती है ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ में। सेकंड कार्नाटिक वॉर जो है ये ख़त्म होती है इंक्लूसिव वॉर के साथ में। फर्स्ट मैसूर वॉर जो है वो ब्रिटिश हार जाते हैं यहाँ पर। ये तो बात हो गई। आंसर आप बात कर लेते हैं पहले, तो ऑप्शन सी मिल जाएगा करेक्ट आंसर। अब आते हैं इन लड़ाइयों के बारे में। तो सबसे पहले अगर जो मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ फर्स्ट कार्नेटिक वॉर की। प्रथम कार्नेटिक वॉर ये 1740 से 48 के बीच में लड़ा जाता है, ठीक है। किस किस के बीच में ये लड़ी जाती है? बेसिकली ये फ्रेंच के बीच में लड़ाई होती है बेसिकली, ठीक है। मतलब यूरोपियन राइवलरी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। और थर्ड सेकंड कार्नाटिक वॉर की बात करें इसके बाद, तो ये 1749 टू 63 के बीच में लड़ी, नहीं 63 नहीं 54 के बीच में ये लड़ी जाती है, ठीक है। और ये हो गया थर्ड यहाँ पर आती है 1754 हो गया, यहाँ पर 58 से लेकर 63 तक लड़ी होती है। इस लड़ाई को बेसिकली बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश के नाम से भी जाना जाता है, बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर पेरिस, ट्रीटी ऑफ पेरिस जो है वो आपको देखने को मिलती है 1763 के अंदर। फर्स्ट मैसूर वॉर जो है ये लड़ी जाती है 1767 से लेके 1769 के बीच में, ठीक है। यहाँ पर ब्रिटिशर्स थे और ब्रिटिशर्स और प्लस साथ में हैदर अली, दैट इज़ हैदर अली, इनके बीच में ये लड़ाई आपको देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो है वो हरा देते हैं किसको?
हार जाते हैं बेसिकली इसमें। और यहाँ पर एक ट्रीटी देखने को मिलती है फर्स्ट मैसूर वॉर के बाद, दैट इज ट्रीटी ऑफ मद्रास। ट्रीटी ऑफ मद्रास आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ट्रीटी ऑफ मद्रास, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेम द डी.के. खारवे ऑफ वेस्टर्न इंडिया फिगर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, डी.के. खारवे की जब हम बात करते हैं, ये क्या है, एक वुमेन एजुकेशन से संबंधित है इनका, डॉक्टर डी.के. खारवे, ठीक है। एक सोशल रिफॉर्मर और टीचर थे वेस्टर्न इंडिया के, जो कि महर्षि खारवे के नाम से भी जाना जाता है इन्हें, ठीक है। इनका अदर नेम है महर्षि कारवे, ठीक है। तो महर्षि कारवे के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और इन्होंने जो विडो रिमैरिज एक्ट है, विडो रिमैरिज या वुमेन एजुकेशन, इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी काम किए हैं, ठीक है। और महर्षि खारवे ने एक स्कूल की शुरुआत करी थी, जैसे कॉल्ड एज दैट इज वुमेन स्कूल फॉर वुमेन, वुमेन स्कूल फॉर वुमेन। ये 1907 में इन्होंने शुरू किया था, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने लगभग 50 से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल्स जो है वो भी शुरू करे हैं, ठीक है। भारत की इंडियन यूनिवर्सिटी, इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी जो बेसिकली है वो इन्हीं के द्वारा शुरू की गई थी 1916 में, इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी, ठीक है, वो भी इन्हीं के द्वारा शुरू करी गई थी। तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का, वुमेन एजुकेशन से संबंधित है इनका मेन रोल। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द मूवमेंट स्टार्टेड बाय द खान अब्दुल गफार खान अगेंस्ट ब्रिटिश। तो ये था रेड शर्ट, ऑपरेशन रेड शर्ट या रेड शर्ट, ठीक। खान अब्दुल गफार खान जो कि बेसिकली रेड शर्ट, खुदाई खिदमतगार, एक रिवॉल्यूशनरी थे, तो इन्होंने इसको शुरू किया था। और ठीक है, तो ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का टाइटल जो है वो वापस कर दिया था बिकॉज ऑफ द मैस्करेज एट जलियांवाला बाग कांड। जलियांवाला बाग में नरसंहार की वजह से उन्होंने अपना टाइटल वापस कर दिया था। ये टाइटल इन्हें मिला था 1915 में, 1915 में ये टाइटल इन्हें को दिया गया था बाय द किंग जॉर्ज दैट इज वी, किंग जॉर्ज नहीं, नॉट वी, दैट इज किंग जॉर्ज फिफ्थ के द्वारा, ठीक है, ये टाइटल दिया गया था इनको। और किंग जॉर्ज वी ने टाइटल महात्मा गांधी का, देखिए ये तो हो गया। और रविंद्रनाथ टैगोर ने मोहनदास करमचंद गांधी को, MK गांधी को एक टाइटल दिया था दैट इज कॉल्ड एज अ महात्मा। ये कभी कभी पूछ लेते हैं बट बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ, महात्मा का जो टाइटल है गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अब जलियांवाला बाग की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर 13 अप्रैल की तारीख आपको ध्यान रखनी है, 1919 में ये चीज़ घटित होती है। अमृतसर के अंदर बैसाखी का दिन था, त्यौहार था, ठीक है। साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन एक 7 ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस का एक ग्रुप था जो कि स्टडी करने आ रहा था या फिर बेसिकली इन्वेस्टिगेट करने आ रहा था मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड के रिफॉर्म को, जो कि 1919 में आया था, ठीक है, जिसमें कोई भी इंडियन पर्सन नहीं था। क्रिप्स मिशन की हम बात करें तो ये 1942 में आता है, ये क्रिप्स मिशन। स्टैफर्ड क्रिप्स यहाँ पर चेयरपर्सन होते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि ये इंडिया को आज़ाद करने में या बेसिकली मतलब हेल्प करेगा उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में या उन सब चीज़ों में, बट उसके लिए कंडीशन ये थे कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर उन्हें ब्रिटिश की हेल्प करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्टी फाउंडेड बाय द दैट इज सोमेंद्रनाथ टैगोर। सोमेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कौन सी पार्टी स्टैब्लिश करी गई थी? वो थी रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी। ये पार्टी जो है रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी, ये शुरू होती है 1934 में, 1934 में ये शुरू करी जाती है। कम्युनिस्ट और टैगोर जो है बेसिकली कम्युनिस्ट लीडर थे भारत के, जो कि फॉर्म करते हैं एक रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी। सॉरी 1942 में, 34 में नहीं, 1942 में फॉर्म की गई थी, 1942 के अंदर थी, ठीक है। ओके, ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेंगे भाई, थोड़ा गलत बोल गया था। तो ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु एड्रेस्ड गांधी जी एज वन मैन बाउंड्री फोर्स? वन मैन बाउंड्री फोर्स ये कहा था माउंट बैटन ने, ठीक है। माउंट बैटन लास्ट वॉइसरॉय था ब्रिटिश इंडिया के अंदर, मतलब ब्रिटिश इंडिया के अंदर वॉइसरॉय था ये। फर्स्ट गवर्नर जनरल था इंडिपेंडेंट इंडिया का, और एक लेटर इसने गांधी जी को भेजा था, ठीक है। और उस लेटर के अंदर उसने ये वर्ड जो है वन मैन बाउंड्री फोर्स, ये इसने उसमें मेंशन करके डाला था, ठीक है। दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। एटली की जब हम बात करते हैं तो क्लेमेंट एटली ये एक नया प्राइम मिनिस्टर था जो कि 1945 के अराउंड ब्रिटेन में बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन द कांग्रेस इलेक्टेड इट्स फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट? ये सेशन था कलकत्ता का सेशन। कलकत्ता सेशन के अंदर 1917 में पहली बार एक लेडी को, महिला को यहाँ पर चुना गया था प्रेसिडेंट, दैट इज एनी बेसेंट। एनी बेसेंट को यहाँ पर प्रेसिडेंट चुना गया था, ठीक है, पहली महिला। और एनी बेसेंट जो है वो एक इंडियन फिलोसोफर या हिंदू रिलीजियस को मानने वाली एक ब्रिटिशर्स थी, जो कि भारत आती है 1893 के अराउंड। 1893 में ये भारत आती है बेसिकली। और एनी बेसेंट ने इस्टेब्लिश किया था सेंट्रल हिंदू स्कूल। सेंट्रल हिंदू स्कूल कब? 1898 के अंदर, ठीक है। और 1914 के अंदर दो इन्होंने पब्लिकेशन किए थे मैगजीन के, एक था न्यू इंडिया दैनिक, न्यू इंडिया दैनिक, और दूसरा था यहाँ पर द कॉमन व्हील वीकली, द कॉमन व्हील वीकली, ठीक है। और इनका संबंध होम रूल लीग से था 1916 के अंदर। होम रूल लीग से संबंधित थी ये, ठीक है। लोकमान्य तिलक के साथ में इन्होंने काम किया था, ठीक है। ये तो हो गए ब्रिटिश मतलब फर्स्ट वुमेन की। अगर जो फर्स्ट इंडियन की बात करें, फर्स्ट इंडियन आईएनसी प्रेसिडेंट कौन थी? वो थी सरोजनी नायडू, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक। और गया सेशन 1922 के अंदर जब हम बात करें तो यहाँ पर सी आर दास जो थे, सी आर दास वो थे प्रेसिडेंट। और यहाँ पर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन देखने को मिलता है, ठीक है। इलाहाबाद सेशन 1921 का था। यहाँ पर जो अध्यक्ष थे स्वराज पार्टी का, तो यहाँ पर आपको गठन देखने को मिलता ही है। हकीम अजमल खां ये यहाँ पर चेयरपर्सन थे। लखनऊ सेशन जो 1916 का हुआ, यहाँ पर एसी मजुमदार चेयरपर्सन थे, ठीक है। तो ऑप्शन ए बनेगा हमारा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द लीडर ऑफ 1857 फ्रॉम द स्ट्रगल इन लखनऊ? दैट इज बेगम हजरत महल। सिंपल क्वेश्चन है। बेगम हजरत महल जो जिनका जन्म फैज़ाबाद अयोध्या के अंदर बेसिकली हुआ है, जो कि वाइफ थी नवाब वाजिद अली शाह की, ठीक है। ये किसकी वाइफ थी? नवाब वाजिद अली शाह की, ठीक है। ये वाइफ थी उनकी। तो इन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में, ठीक है। और बेगम हजरत महल के सपोर्ट में राजा जयलाल सिंह भी यहाँ पर उनके सपोर्ट में ही थे, ठीक है। और नाना साहब की बात करें तो नाना साहब, और ये जो कानपुर से थे, नाना साहब कानपुर से, और तांत्या टोपे भी कानपुर और साथ में ग्वालियर, ये दोनों जगहों से ये मतलब रिवॉल्ट को लीड कर रहे थे बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज नोन एज द निक नेम? दैट इज लोकहितवादी। लोकहितवादी किसे कहा जाता है? तो लोकहितवादी कहा जाता है यहाँ पर गोपाल हरि देशमुख को। गोपाल हरि देशमुख की जब हम बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र के एक रिफॉर्मर थे, सोशलिस्ट थे, जो कि जज की पोस्ट पर भी थे। ये जज की पदवी पर भी थे ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश टाइम पर ये जज भी बने, ठीक है। और इन्होंने एक वीकली मैगजीन निकाले जिसका नाम था प्रभाकर, ठीक है। और प्रभाकर जो था पेन नेम लोहितकारी के नाम से था ये, ठीक है।
और महादेव राणे की हम बात कर ही चुके हैं। पूर्ण सार्वजनिक सभा 1867 में इन्होंने स्टार्ट करी थी, जो ब्रिज की तरह काम करता था गवर्नमेंट और द लोगों के बीच में। ज्योतिबा फूले की जब हम बात करते हैं, ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी 1873 में। ठीक है, जो न्याय दिलाने का काम करता है किसको? दलित्स को। दलित जो पिछड़ा वर्ग था उनको न्याय दिलाने का काम करता है। बाल गंगाधर तिलक की जब हम बात करते हैं तो इन्हें निकनेम जो है इनका लोकमान्य के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, जो कि एक टीचर, इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट ये सब थे। और वन ऑफ द लाल बाल पाल, जो एक टर्म हम यूज़ करते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लाल बाल पाल, उनमें से जो बाल है वो यही है, बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल में। ठीक है, और ब्रिटिश कॉलोनीज ने इन्हें एक टर्म बेसिकली इनके लिए यूज़ किया जाता है बाल गंगाधर तिलक के लिए, वो है द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ये जो टर्म है ये संबंधित किससे है? बाल गंगाधर तिलक से। ये जो टर्म है बेसिकली कई बार पूछा गया है कई सारे एग्जाम्स के अंदर। व्हाट इज द कोमागाटा मारू? कोमागाटा मारू क्या है भाई? कोमागाटा मारू जो है एक शिप है। ठीक है, शिप है। अब देखिए कोमागाटा मारू ये घटना देखो 1914 के अंदर घटित होती है। इसमें था कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, जो गवर्नमेंट थी कहाँ की? कनाडा की गवर्नमेंट है, उसने एक शिप था, शिप कह लीजिए कि उसने ये कहा कि जो इंडियंस डायरेक्टली इंडिया से नहीं आ रहे हैं उनको हम कनाडा में घुसने नहीं देंगे, ये बात थी। अब कई सारे, एक ये शिप था ये जो कोमागाटा मारू, तो ये शिप जो है अदर एरियाज से होते हुए भारत आता है। लगभग 367 पैसेंजर्स इस शिप के अंदर सवार थे। ठीक है, और पोर्ट ने इसको आने से मना कर दिया कि भैया आप नहीं आ सकते। ठीक, उसके बाद ये शिप एक जगह पहुंचता है, उस जगह का नाम है योकाहामा में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी, मतलब स्टार्ट होने से पहले ही बेसिकली कहा जाए। जब ये पहुंचता है तो शिप को फाइनली एक जगह पहुंचता है यहाँ से होते हुए, वो जगह है आपकी, दैट इज़ भोज। ठीक है, भोज। ये यहाँ पर एक क्लैश देखने को मिलता है, मतलब एक झगड़ा देखने को मिलता है। झड़प किसके बीच में? पुलिस के बीच में, और जो यहाँ पर सवार थे 367 पीपल्स थे, इनके बीच में झड़प होती है पैसेंजर्स के बीच में, जिसमें से 18 लोग जो है वो मारे जाते हैं झड़प में, और बाकी लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। मतलब बेसिकली यहाँ पर जो डायरेक्टली इंडिया से लीगल तरीके से लोग आ रहे हैं उनका तो ठीक है, बट जो इलीगली एंटर कर रहे हैं शिप के थ्रू या बाकी अदर मोड से, उन्हें आने से मना कर दिया जा रहा है। वो इस चीज़ घटना देखने को मिलती है। दिस इज द शिप। ठीक है, शिप है बेसिकली ये। द हेड ऑफ कैबिनेट मिशन इन 1946 वॉज, हेड कौन था भाई? सर पैथिक लॉरेंस था यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 1946 में जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली थे, ठीक है, उन्होंने एक 3 मेंबर्स की जो कमेटी है या ग्रुप है वो भेजा भारत के अंदर, जिसके अंदर पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस, और जो कि पैथिक लॉरेंस कौन थे? इनका जो पद था बेसिकली वो था इंडियन सेक्रेटरी, इंडिया के सचिव थे ये। ठीक है, साथ में सर दैट इज़ स्टैफर्ड क्रिप्स भाई साहब, ये भी साथ में थे। और तीसरा जो व्यक्ति था वो था A.V. अलेक्जेंडर। तो देखिए स्टैफर्ड क्रिप्स जो व्यक्ति है ये कौन है? ये प्रेसिडेंट है बोर्ड ऑफ ट्रेड का। ठीक है, और A.V. अलेक्जेंडर जो है वो एक फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी और मिनिस्टर ऑफ नेवी है बेसिकली, या नेवी मिनिस्टर है बेसिकली, ये इस पद पर है। ठीक है, तो ये है पावर ट्रांसफ़र के लिए बेसिकली आते हैं कि ब्रिटिश मतलब भारतीयों को पावर को ट्रांसफ़र किया जाए, किस तरीके से किया जाए, उसके लिए कमेटी गठित होती है। लॉर्ड लिंथगो की हम बात करें तो ये जो है इससे संबंधित एक रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर है, वो देखने को मिलता है। ठीक है, 1926 के अंदर। ठीक है, और सर जॉन साइमन, दैट इज साइमन कमीशन की हम बात कर रहे हैं 1927 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
द तर्केश्वर मूवमेंट इन 1924। तर्केश्वर मूवमेंट जो है 1924 में बंगाल में होता है, किसके अगेंस्ट? ये करप्शन इन टेम्पल्स, जो मंदिरों के अंदर करप्शन चल रहा था उसके खिलाफ ये मूवमेंट देखने को मिलता है। और इस मूवमेंट को लीड करते थे स्वामी विश्वानंद और उनके साथ के कुछ लोगों ने इसको मतलब मूवमेंट को लीड किया था, और बाद में टी.आर. दास ने भी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, दीपावली डिक्लेरेशन इशूड इन 1929। दीपावली डिक्लेरेशन जो है 1929 में आती है, ये किस चीज़ से संबंधित है? सो दिस इज रिलेटेड विद द डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, दिवाली डिक्लेरेशन या इरविन डिक्लेरेशन, ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू दिस मच। और यहाँ पर इरविन की जब हम बात करते हैं, इरविन डिक्लेरेशन के नाम से भी इसे हम जानते हैं, और इरविन जो है वो वॉइस रॉय था भारत का, वॉइस रॉय इन 1926 टू 31 के बीच में। ठीक है, और इसका मेन ये था कि डोमिनियन स्टेटस जो है वो ग्रांट करे भारत में आके, बट इसने ऐसा कोई ऑर्डर आज तक मतलब उस टाइम पर कभी भी पास नहीं किया था, डोमिनियन स्टेटस दिया ही नहीं। ठीक है, आया था उस काम करने बट किया ही नहीं कभी। मुगल एम्परर जहांगीर गिव द टाइटल ऑफ इंग्लिश खान। इंग्लिश खान का टाइटल दिया था विलियम हॉकिन को। ठीक है, अब देखिए विलियम हॉकिंस की जब हम बात करते हैं, ये एक इंग्लिश मर्चेंट था जो कि 17वीं शताब्दी के शुरुआत में भारत आता है, जो कि मुगल एम्परर जहांगीर के दरबार में आता है और इम्प्रेस करता है अपनी इंग्लिश से। तो इंग्लिश खान के नाम से उन्हें हॉकिंस को जहांगीर कहता है। ठीक है, और यहाँ पर अल्बरिक की बात करें, अल्बरिक, ठीक है, तो अल्बरिक जो है एक पुर्तगीज एक्सप्लोरर है जो गोवा आता है। कहाँ आता है? गोवा। कब आता है? 1510 के अंदर। फ्रांसिस्को अल्मेडा एक पुर्तगीज़ एडमिरल है जो भारत आता है 1505 के अंदर। ये 10 में आ रहा था, 5 में आ रहा है। और हेनरी द नेविगेटर, ये जो है ये पुर्तगीज़ प्रिंस है जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ पुर्तगीज एक्सप्लोरर, जो अटलांटिक ओशन को एक्सप्लोर कर रहा है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो नाउ इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर इतने क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे जो बच्चे क्वेश्चंस हैं हमारे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।